जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली गांडीव मिसाइल को लेकर आई एक अपडेट से। अगर आप इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप सबको पता होगा कि कल से गांडीव को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये गांडीव पूरी तरीके से नई मिसाइल है, क्या इसको हम पहले से नहीं जानते हैं, और गांडीव की स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है, और ये किस हद तक भारतीय वायुसेना की मदद करने वाली है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए, कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आती है जहां पर भारत अपने कटिंग एज एयर टू एयर मिसाइल आर्सेनल में एक नए नाम को ऐड करता है और ये होने वाला है गांडीव। गांडीव बेसिकली हमारी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल, जिसको हम अस्त्र मार्क 3 के नाम से जानते हैं, यही होने वाली है। यानी अस्त्र मार्क 3 को अपना नया नाम मिल चुका है और ये नाम है गांडीव का, जो कि महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन का कह सकते हैं धनुष था, जिसका नाम गांडीव था। उनके नाम पर ही इस मिसाइल को गांडीव नाम मिला है। अब हम जान सकते हैं कि ये जो मिसाइल है कितनी कैपेबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में कई डिस्कशंस कर रखे हैं। अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो यह अस्त्र सीरीज की अंतिम मिसाइल है फिलहाल तो। हालांकि अस्त्र मार्क 4 के डेवलपमेंट को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो इस सीरीज में अभी हमें 3 मिसाइल्स के बारे में कंफर्म पता है। पहली है अस्त्र मार्क 1, जिसकी रेंज 80 से लेकर 110 किलोमीटर के बीच में है, और दूसरी है अस्त्र मार्क 2, जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर के बीच में ही है, और इसको देसी मीटियोर की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन ये दोनों मिसाइल कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अस्त्र मार्क 3 इनसे पूरी तरीके से अलग है। एक तरफ जहां ये दोनों मिसाइल कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड मिसाइल है, तो ये अस्त्र मार्क 3 में आपको एसएफडीआर प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करती है। और इसके चलते जो ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर है, इनको कैरी करने की जरूरत नहीं होती, जिससे कि डिजाइन काफी हल्की और एफिशिएंट बन जाती है। वही डीआरडीओ के द्वारा जो रैमजेट सिस्टम विकसित किया गया है, इसके चलते ये मिसाइल लंबी दूरी तक जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको सस्टेन करके रख पाती है, और इसके चलते इसकी जो रेंज है वो 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। लेकिन ये चीज़ें लॉन्च कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं। इस मिसाइल को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आने वाले भविष्य में एनिमी के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, जैसे कि एवैक्स हो गया, एरियल रिफ्यूलर्स हो गए, इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस से ही टारगेट कर पाएंगे और इनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हमारे पास होने वाली है। अब अगर हम एक और हॉलमार्क की बात करें जो कि गांडीव में हमें देखने को मिलेगा, तो वो है थ्रोटेबल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया की अलग अलग जो मिसाइल्स हैं, इनके अगर हम अस्त्र के ही प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं अस्त्र मार्क 3 की, तो उसमें हमें कन्वेंशनल सॉलिड रॉकेट मोटर देखने को मिलती है, जो कि फ्यूल को एक फिक्स रेट पर बर्न करती है। लेकिन एसएफडीआर रैमजेट इंजन में हम थ्रस्ट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं फ्लाइट के दौरान ही, और ये कैपेबिलिटी अचीव होती है हॉट गैस फ्लो कंट्रोलर के माध्यम से, जहां पर मिसाइल अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट कर सकती है। और इसके अलावा ये टर्मिनल फेज में अपने स्पीड को एक्सेलरेट भी कर सकती है और एनिमी टारगेट को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में मदद करती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लॉन्गर एंगेजमेंट के लिए ये अपने एनर्जी को कंजर्व भी कर सकती है, और इसके चलते इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो अचीव की जाती है, जो कि 300 से लेकर 350 किलोमीटर के बीच की है। और इसे बेसिकली मीटियोर का सबसे बड़ा राइवल माना जाएगा, क्योंकि कॉस्ट की बात करें तो ये मीटियोर से सस्ती होगी, मेड इन इंडिया होगी, और भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा, और हमें इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आने वाले भविष्य में जो सुखोई 30 MKI है, अस्त्र और तेजस मार्क 2 है, इन सारे एयरक्राफ्ट में हमें ये मिसाइल देखने को मिलने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनकी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को अनवील किया गया है, और इसको लेकर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 6 से मैक 7 के बीच में होगी, और हम लोग यही मान के चल रहे थे कि ये एक स्टार्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, और आने वाले भविष्य में इसके इम्प्रूव्ड वेरिएंट हमें इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में देखने को मिलेंगे। लेकिन डीआरडीओ ने जो कंफर्मेशन सामने रखी है, उसके बाद से सब दंग रह गए हैं, क्योंकि जिस मिसाइल को लेकर ये सोचा जा रहा था कि ये मैक 6 से मैक 7 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होगी, इसने ऑलरेडी नवंबर 2024 के टेस्ट में मैक 10 की स्पीड को प्राप्त किया है। यहाँ मार्क 10 की जो स्पीड है वो टेस्ट के दौरान इसने अचीव करी है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिसाइल को 16 नवंबर 2024 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था, और इसने 1500 किलोमीटर की जो रेंज है उसको भी एक्सीड किया था।
इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है और अपने ट्रायल के दौरान इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को अलग-अलग जो सिस्टम है, उनसे ट्रैक भी किया गया था। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल के आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अपने प्रीडिसेसर यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जिसका टेस्ट 6 मार्च 2020 को किया गया था, जहां पर इसने मैक तकरीबन 6 की स्पीड को प्राप्त किया था, उसको भी सरपास इसने कर दिया है और इसने मैक 10 के माइलस्टोन को हिट किया है। मैक 10 का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे, या अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो 3.37 किलोमीटर पर सेकंड होने वाली है, जो कि इसको अपने राइवल जो कि रशिया की किंजाल है जिसकी स्पीड माक 10 है और चाइना की DF-ZF जिसकी स्पीड माक 10 से 12 है, उसके समकक्ष लाकर खड़ी कर देती है। और ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले भविष्य में भारत के पास खुद के जो घातक हाइपरसोनिक वेपन है वो होने वाले हैं और निस्संदेह इस प्रकार के जो हथियार हैं ये दुश्मनों को खेमे में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी हैं और DRDO इस तरह की और भी ज़्यादा घातक मिसाइल्स पे काम कर रहा है जो कि भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। अपनी अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट 177S इंजन के बारे में। ये वो इंजन है जिसे एरो इंडिया 2025 में भारत के समकक्ष प्रस्तुत किया गया था और ये कहा गया था कि ये इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 और सुपर 30 प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है और रशिया ने इसका एक व्यापक प्रस्ताव भी सामने रखा था। लेकिन ये सारी बातें चल ही रही थी कि अब मीडिया के हवाले से कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया में बताया जा रहा है कि अभी रशिया प्रोडक्ट 177S का जो इन फ्लाइट टेस्टिंग है वो करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए बताया जा रहा है कि जब तक रशिया को कोई इंटरनेशनल कस्टमर कमिट नहीं कर देता तब तक शायद रशिया इस इंजन के साथ उड़ान नहीं भरेगा। हालांकि ये डिसीजन क्यों आया है, कैसे आया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है कि ये अपग्रेडेड AL-41 इंजन है जो कि काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमें देखने को मिला है और रशिया की तरफ से क्लेम किया जाता है कि इसमें काफ़ी एलिमेंट AL-51 से ऐड किए गए हैं जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस कर चुके हैं और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत माना जाता है। अब अगर हम इसके थ्रस्ट की बात करें तो इसका रिपोर्टेड मैक्सिमम थ्रस्ट 142 किलोटन से ज़्यादा का होने वाला है और अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो 9.5:1 का इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो हमें देखने को मिल जाता है और रशिया ये क्लेम करता है कि भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और इसमें बेसिकली हमें स्टेल्थ ट्रीटेड थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल्स भी देखने को मिलती हैं जो कि इंफ्रारेड और रेडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार रशिया इसकी कैपेबिलिटी को तभी क्यों टेस्ट करेगा जब इसे कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिलेगा और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या गारंटी होगी कि आने वाले भविष्य में हम ये उम्मीद करके चलें कि अगर हम इसके तरफ जाते हैं तो ये इंजन हमें तत्काल तैयार मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास विश्वास करने के लिए कोई टेस्टिंग डेटा नहीं है और ग्राउंड बेस्ड डेटा के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते। आपका इस पे क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।